नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना की वजह से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अगले 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा कितना देना है इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश या राज्य के पास असीमित संसाधन नहीं है। इसका वितरण कई परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित है। इसलिए हमें नहीं लगता कि केंद्र को एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित होगा। ये सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। एलोपैथी के बारे में विवादित बयान देने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एलोपैथी इलाज पर अपने बयानों का वीडियो और टेप पेश करें। सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ अलग अलग जगह पर दर्ज किए गए मामलों को एक ही स्थान पर समेकित कर दिया जाए। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर रामदेव के खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से उनके द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में पूछा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने बयानों का वीडियो और कॉपी पेश करने को कहा, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई अगले सोमवार यानी 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से संबंधित वीडियो को वायरल करने के मामले में सरकार सख्त रवैया अपना रही है। अब यूपी पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट से संबंधित मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में एनएसए लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने उम्मेद पहलवान को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उसने पीड़ित अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव करके इस मामले को धार्मिक रंग दिया। बता दें, लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर कहा गया था कि बुजुर्ग को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम है। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि पीटने वालों में मुस्लिम भी शामिल थे। मामला ताबीज बेचने से संबंधित था, जिसके बाद इस मामले में ट्विटर समेत पत्रकारों और बाकी उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने इस वीडियो को वायरल करने में भूमिका निभाई। नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। ये ताज़ा एफआईआर मंगलवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुई। ये एफआईआर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद से उस पर धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भी भेजा था और कहा था कि अगर वह नियमों को नहीं मानता है तो वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद कड़ी सुरक्षा चौकसी के बीच बुधवार को फिर से जम्मू में सेना के कैंप के पास ड्रोन देखे गए। ये लगातार चौथा दिन है जब ड्रोन दिखे हैं और अब तक ऐसे 7 ड्रोन को ट्रेस किया जा चुका है। एक दिन पहले ही मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ इस मामले पर बैठक की। इस दौरान भारत की ड्रोन पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। भारत ने ड्रोन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। ये घटनाक्रम तब ज्यादा चर्चा में आया जब रविवार को जम्मू एयरबेस पर 2 धमाके हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें आतंकवादी हमला करार दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सियासी मोर्चा खोले बैठे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरकार बुधवार सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात हुई। इससे पहले मंगलवार को एक खबर पंजाब से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में जोर से उड़ी कि बगावती तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। तमाम खबरनवीस राहुल गांधी के घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन शाम को जब राहुल ने यह कहा कि सिद्धू से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं है तो सिद्धू के कथित दावों की हवा निकल गई। लेकिन प्रियंका ने हालत की गंभीरता को समझते हुए सिद्धू से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है और इन्हीं हथकंडों की वजह से बीजेपी के अभी तक 21 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष जीत चुके हैं। हालांकि यूपी में अभी तक 75 जिलों में से कुल 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इनमें एक मुलायम सिंह यादव का गढ़ इटावा भी शामिल है, जहां बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला और इटावा से मुलायम सिंह के भतीजे व सपा प्रत्याशी अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। वहीं बाकी 53 जिलों के लिए 3 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच के बाद अब ब्राजील इस सौदे को निलंबित करेगा।
ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी घोषणा की है। वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा है। समझा जाता है कि इस खरीद सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण ये ताज़ा फैसला लिया गया है। इस सौदे में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमतें हैं, जल्दबाजी में सौदा किया गया और नियामक से मंजूरी मिलना लंबित था, तभी फरवरी में सौदा कर लिया गया। भारत सहित दुनिया के देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि ये पुराने वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। नया वेरिएंट है, इसलिए ये भी आशंकाएं हैं कि इस पर कोरोना की वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी। हालांकि अब अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा है कि भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावशाली है। NIH ने कहा है कि 2 अलग अलग अध्ययनों से ये बात पता चलती है। भारत में पिछले एक दिन में 45,951 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 817 लोगों की मौत हुई है, जो 9 अप्रैल के बाद किसी एक दिन में हुई सबसे कम मौतों का आंकड़ा है। वहीं देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 5,37,000 से अधिक हो चुकी है और रिकवरी रेट भी लगभग 97% पर पहुंच गया है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, हालांकि एक दिन के ब्रेक के बाद अगले दिन जरूर बढ़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। मंगलवार 29 जून को ही 2 महीने से कम समय में 32वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए, जिसके कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 99 रुपये है, तो डीजल 89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 105 रुपये के करीब पहुंच चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।